चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अबे स्टार्ट करें? यस सर, स्टार्ट कीजिए। हाँ, क्योंकि मेरे को क्या है, टारगेट है जल्दी वाइंड अप करना है। देखो अबे, सो वी हैव स्टार्टेड आवर लाइक सेशन विथ, हमें अभी क्या करना है, इफेक्टिव टैक्स टैक्स रेट। इफेक्टिव टैक्स रेट करना है, करेक्ट? ओके सर। तो आपको पता है कि इनकम टैक्स जो लोग भरते हैं, ठीक है ना, जो भी इनकम टैक्स को रिटर्न फाइल करते हैं, स्लैब बेसिस पे उन लोग का टैक्स पे होता है, करेक्ट और रॉन्ग? जैसे करेक्ट। अभी आपके जो लेटेस्ट स्लैब्स जो हो सकते होंगे वो हर साल चेंज होते रहते हैं, करेक्ट और रॉन्ग? यस सर। तो स्क्रीन मेरे शेयर सामने एक छोटा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि हेलो सर। इफेक्टिव इनकम टैक्स क्या है। जैसे अभी देखो आप यहाँ देखो, मैं इंडियन सिनेरियो के हिसाब से नहीं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं नॉर्मल सिनेरियो के हिसाब से। और इफेक्टिव टैक्स रेट क्या होता है हम निकाल लेंगे अभी। सपोज कंसिडर द फॉलोइंग सिनेरियो, इंडिविजुअल ए रिपोर्ट्स अ टैक्सेबल इनकम ऑफ 4,50,000 और इंडिविजुअल एक्स का टैक्सेबल इनकम कितना है, 3,80,000, करेक्ट? हेलो सर, हाँ बोलो अबे। आप स्क्रीन शेयर किए सर? हाँ करे। मेरे को तो व्यू नहीं हो रहा सर। अरे एक ऐसे सेकंड कैसे? सर, मैं फिर से कट करके ज्वाइन करता हूँ, शायद हो जाए सर। हाँ ठीक है ठीक है। साइमा, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? कैन यू सी द स्क्रीन? हेलो। Hello, sir. हाँ साइमा, कैन यू सी द स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. या, Sorry, sir. I was a bit occupied with something else. अच्छा, not a problem. See, the result they release in 12 weeks. Okay, that's a norm, and the results often come at 5:30 p.m. only. Okay, so like and what you are saying कि 22% हुआ, there is a serious thing to like go deeper into that कि इतना results कम क्यों आ रहा है इस बार? Why is it so that the results are less? Maybe the students are taking it for granted, they are not reading the curriculum review. That is the standard they have given is 300 hours, you have to read the curriculum review at any cost. तो आपका 300 hours अभी तक, अभी कितने hours हुए हैं आपके? Have you even calculated that? Hello? यस सर। I'm asking to Saima, आपने क्या? Yeah, please, yeah. Hello? Hello? I have not calculated hours, sir. Yeah, so no, that they have given a norm. It is not necessary that what they have given a benchmark is 300 hours. Maybe it may take more time for us to study, or किसी का less में भी हो जाता होगा. They are not taking it that seriously. But अगर हम curriculum review read नहीं करेंगे, there are many points which we may miss. So many students go with Schwezer. Actually, the problem is Schwezer is the one which can be followed in a 6 month span of time. With curriculum review, we cannot finish the syllabus in a year also. Curriculum is meant to be read by the students only. Correct? Because the LOS, what they give in the Schwezer, is what they are covering all the LOS, but they are not covering it deeply. You understand? अब ratio analysis है. So if I cover one LOS, that LOS is only hitting the bullet points or important points, but that is not going completely. See, I can tell that in words, but in theory you need to read. They will twist in theory. तो ये प्रॉब्लम्स हो रहा है स्टूडेंट्स में भी अभी मुझे देखना पड़ेगा। मैंने अभी निकाला रिजल्ट्स के बारे में, डिटेल निकाला है। मे बी द प्रॉब्लम इज दे मे नॉट रीड द करिकुलम रिव्यू, वो भी एक इशू हो सकता होगा। एंड यू वोंट बिलीव, आई एम टेलिंग यू फ्रैंकली, इससे पहले मेरे जो स्टूडेंट्स लिखे श्वेजर के बेसिस पर, सिर्फ श्वेजर के ऊपर वो लोग क्रैक भी कर लिए। दैट टाइम रिजल्ट्स वर 46%। अभी ये पैंडेमिक के बाद से वी आर हियरिंग कि रिजल्ट्स क्यों इतना कम आ रहा है एंड ऑल। 25 से 22, व्हाट इज द थिंग? सीए का रिजल्ट कल आया, मेनी पीपल क्लियर्ड। पता नहीं, सीए में तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया कल। सीरियसली सीएफए का क्या प्रॉब्लम चल रहा है? नाउ वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट, वी नीड टू चेक। Sir, everyone is saying they have increased the standards. No, standards, they see whatever they give in the curriculum review is that what they are going to ask you, nothing more than that.
because they are not they won't do that. उसमें ही students अगर नहीं पढ़ेंगे deeply तो वो standards ज़्यादा लगेगा ना. So maybe they are twisting a bit more or something like that. See, twist in the sense whether they twist in whatever way they can. If you are good at your if you have read the curriculum review thoroughly, if you have the proper knowledge of everything, then it's all right. फिर क्या problem है twist करके देने पे भी? No. See, what I'm saying is, अगर twist भी करते हैं, अगर हम लोग उसको thoroughly read करते हैं, तो problem नहीं होना चाहिए. Yes, Twist तो करेंगे. It's a professional course. They will twist it. Let us see. एक बार इसका कुछ बाहर कुछ आउटपुट आने दें या कुछ ना कुछ कुछ रिव्यूज निकलता है तो वी विल अंडरस्टैंड. बहुत सारे बच्चों के एग्जाम डिफर हो गए, अनवांटेडली डिफर हो गए. वो भी एक रीजन हो सकता होगा, कुछ ना कुछ रीजन होगा. वी नीड टू सी व्हाट इज द प्रॉब्लम गोइंग ऑन. अब यहाँ पर एक पीडीएफ तो है 2021 का. जुलाई में आपका 22% आया है एंड अभी आपका अगस्त में ये जुलाई एग्जाम तक था ना. अभी कितना बताया आपने साइमा? 22. 22 ना. हाँ, बट मे एग्जाम 36 था ना. और वेब एग्जाम 46 है सर शायद, या 44. पता नहीं इतना क्यों ऐसा खराब कर रहे हैं, देखना पड़ेगा. इनका जर्नल कुछ निकालते हैं तो या कुछ सजेशन ये देते हैं तो पता नहीं. लेवल ओके. Something 45 to 25 and then 22. Yeah, see here the May results are 25 and now 22. Yeah, Okay. sudden dip from 44 to 25. Yeah, 3% more dip. And never ever in the history of CFA that kind of thing was seen. पहले तो लोग 80-85% मारते थे 1965 में, पर स्टैंडर्ड्स जब भी उनके हिसाब से ज़्यादा ही थे होंगे. एनरोलमेंट, अब तो एनरोलमेंट भी ज़्यादा है, रिजल्ट्स भी इतना कम है. डोंट नो. लेट अस चेक, देखना पड़ेगा, थोड़ा रिव्यू करना पड़ेगा. फाइन, बट नथिंग टू पैनिक. जिसका आ रहा है उसका प्रॉब्लम है. हमको क्या करना है? हमको अपना टारगेट फिक्स करके चलना है. So let us see. We are discussing the topic called effective tax rate. So what I said you कि जो भी if you earn, see whatever you earn, you need to pay taxes to the government. And you know it's a general thing. Everyone knows the taxes are collected from the individual by the government based upon the slab rates what they give. So you fall under what criteria you need to check. Based upon that you need to pay taxes. अब हम वो क्राइटेरियाज को एक छोटे एग्जांपल से समझेंगे. प्लीज अंडरस्टैंड. So we are trying to calculate the effective tax rate. So you consider the following scenario. Individual A reports a taxable income of 4,50,000. As I said you, individual A X, just a second. So individual A's taxable income is 4,50,000. And individual X taxable income is 3,80,000. I think I hopefully I'm assuming that you know how to compute the tax liability, if I'm not wrong. So this question kind of will also teach you how to calculate the tax liability. Okay. So the individuals live in a country with the tax system where, so in the country whatever they are residing, let's take United States, that they are taxed in this way. These are the slabs. Income under $1 lakh, it is taxed at 12%. Between $1 lakh and $3,50,000 is taxed at 18%. And income over $3,50,000 is taxed at 28%. So let's calculate. So based on the available information, both individuals fall in the 28% bracket. It's understood fact. Why? Because the A's income is 3,50,000 and B's X income is 3,80,000. Definitely correct? Correct, sir. Yeah. Now, despite reporting different taxable incomes, it means that they would be liable to pay 12%. So how you will calculate? See, they both fall under this category. A
and X both fall under 28% bracket. That means they are high income earning individuals. But now how will they be taxed, that we need to calculate. So till 1 lakh, how much percent? 12%, correct? 12%. Okay, let's calculate. So till 1 lakh, 12%. So that would be how much? 1 lakh ka 12% is 12,000. Fine. Correct, sir. So here also 12,000. Then again 1 lakh to 3 lakh 50, 18%. Correct or wrong? Correct, sir. So like 1 lakh to 2 lakh, 3 lakh 50,000, it is 2 lakh 50,000. So 2 lakh 50,000 into what is the rate they are giving? 18%. 18%, sir. Calculate karo, jali jali karo. Then 3 lakh 50 and 4 lakh 50. 45,000, sir. हाँ क्या बोले? 45,000. 45,000. Here also 45,000. And then I'm writing this up. Okay, actually this, the last one is to be is meant to be like written in the down line. Okay, but I'm writing it here, so it has to be written in the bottom. So 3 lakh 50 and 4 lakh 50. What is the difference? 1 lakh. 1 lakh. 1 lakh into 28,000. what is the percentage? 28%. So how much? 28,000. And here 380 and 450 difference is 0. what? Sir, because it's already 250, no, sir. 350. That is 380, sir. 350. This is 380. Okay. Then 30, sir, it left. So okay, 350 and this 350 and above is 3,80,000 here. So what is the difference here? 30,000. So 30,000 ka 28% is how much? 8,400. 8,400. Okay. Now we are going to calculate the effective tax rate. Can you just tell me the total here and tell the total here? Okay, sir. 28,000 plus 12,000. 85,000, sir. A1. 65,400. Now both of them are falling under the same, both of them have to pay the income tax in this way, but this guy is paying income tax of $85,000 and this guy is paying income tax of $65,400. Correct? Correct, sir. Now we will calculate what is the effective tax rate for both of them. So for that individual A's tax obligation would be how much? How much did we calculate? 85,000. And individual X tax obligation is 65,400. So the effective tax rate for individual A would be 18.8%. For that you need to calculate you have to apply this formula. Total tax expenses by earning before taxes. Correct or wrong? Okay, So sir. I'm writing the formula. Okay, I'm just showing the formula to you. Income tax expense by pre-tax income. What is the income tax expense for A? For X it is 65,400 and for A it is 85,000. What is the taxable income? 3,50,000 and 3,80,000, correct? Yes, sir. Now tell me what is the answer for this and this? 85,000 divided. Zero point 1888888. So that is 18.8%, and here 17.21, sir. 17.21%, correct? Yes, sir. So you can here really see, even though the statutory statutory rates are same for both of them. What is statutory rate? Statutory rate is nothing, statutory tax rate is nothing but this thing what we have discussed right now here.
they will be, see, everyone in the country, whoever is earning, they would be taxed based upon this particular slab. This is the statutory rate. But the income tax, effective income tax rate would differ for every individual. That effective income tax rate is based upon this particular formula. That is nothing but how much you're paying out of your earnings. Got my point? So this guy, for this guy, the expenditure had been this much tax expense and for, or effective tax rate, and for this guy, the effective tax rate have been this much. Hopefully, I think you understood. I'll move to the next topic. एक बार ये चेक कर लो आप लोग, सब लोग एक बार सर देख वो लीजिए। ऊपर का फॉर्मूला दिखाइए सर। हाँ, फॉर्मूला, बुक का फॉर्मूला दिखा दूं? कोई सा भी दिखा दो सर। हाँ ठीक है, ये देख। एक बार वो वाला दिखाना था, उसमें थोड़ा क्लियर लिखा हुआ था वर्ड। ठीक है, अभी दिखा देता हूँ, उसको नोट कर रहा था सर। अभी दिखाता हूँ। ओके सर, इफेक्टिव टैक्स। अब हमारा टॉपिक है वैल्यूएशन अलाउंस, लास्ट टॉपिक है, उसके बाद कुछ रह नहीं जाता आपका इनकम टैक्स, अकाउंटिंग फॉर इनकम टैक्सेस में। सर नीचे वाला भी फॉर्मूला लिखना सर। हाँ हाँ नीचे वाला भी फॉर्मूला लिखना। हाँ, ये कॉर्पोरेशन के लिए या इंडिविजुअल के लिए लिख सकते एक हैं आप? मिनट, इसको भी लिख ले सर। Finish? Shall we move forward? Yes, sir. Okay. So we have already done this question. We have discussed this in the previous past. Now let us go for the valuation allowance. Valuation allowance बहुत simple concept है. आप याद करो डिप्रिसिएशन को. किसको याद करना है आपको? डिप्रिसिएशन को याद करो. या आप लाइक डिप्रिसिएशन को हम क्यों याद कर रहे हैं? डिप्रिसिएशन reduces the value of asset, correct? If I say accumulated depreciation, can I say accumulated depreciation is a contra asset account? Yes, please tell me. Yes, sir. What is a contra asset account? Contra asset account reduces the value of an asset in the balance sheet. Am I right? Yes, sir. And the difference between the previous accumulated depreciation, suppose आपका previous year का accumulated depreciation 10 था, इस बार 15 हुआ. So can I say that the difference 5 is this year's depreciation expense? Simple na boss. Opening balance, closing balance, difference is what? Depreciation expense will come in what? Income statement. Am I right? Yes, sir. This one is 200. Yes, I am trying to explain you valuation allowance with the help of this. क्योंकि valuation allowance is not very often you will be coming across. वो बहुत कम आएगा आपको, सिर्फ जब इनकम टैक्स का नाम आएगा तभी आएगा. And let me tell you very clearly, valuation allowance has no role to play in IFRS. IFRS में ये आता ही नहीं है. ये सिर्फ आता है आपको US GAAP. तो valuation allowance nothing but a contra asset account. अब ये contra asset किस एसेट के लिए contra asset account है? Deferred tax asset के लिए. किसके लिए बॉस? Deferred tax asset. Okay. What is deferred tax asset? चलो मैं एक स्लाइड बताता हूं आपको, ध्यान से देखना. अभी नेक्स्ट टेस्ट यही रहेगा साइमा आप लोग को, इनकम टैक्सेस. Okay, सर वेरी इंपॉर्टेंट सर. मुझे भी टेस्ट लिखना है सर इसका. लिखना, लिखो. अभी देखो तुम्हारे भी वाट लगाऊंगा अभी टेस्ट दे के. सर मैं उनसे डरने वालों में से नहीं हूँ सर. अरे भाई मैं कब बोला डरने वालों में से? मैं तो ऐसे ही मजाक से बोला वाट लगाएंगे.
क्योंकि तो वाट थोड़ी लगा देंगे, बच्चों की वाट कहाँ टीचर लगाते हैं क्या कभी? हो सकता है कैसा भाई? मेरे को वही पसंद है सर, जो आप बोले ना वाट लगाना, वही पसंद है मुझे। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, चलो लाइटर नोट में था। सो डियर, पहले हम लोग वैल्यूएशन अलाउंस के बारे में समझ लें, और अगर आप आईएफआरएस के स्टूडेंट होते ना तो ये आपको ये प्रॉब्लम आता ही नहीं, बट हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं तो वी हैव टू स्टडी, हम इसके बारे में भी समझना है और इसमें भी क्या रोल, अगर इसमें वैल्यूएशन अलाउंस नहीं है तो फिर क्या है वो भी समझना है। तो पहले वैल्यूएशन अलाउंस को समझ लेते हैं एज पर यूएस गैप। आप लोग को पता नहीं है, आप लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कितने बार पढ़ चुके हैं, वो भी कई बार ऐसा आ जाता है क्वेश्चन की आंसर नहीं दे पाते हम लोग, तो वो उसका रीजन ये रहता है कि हमारा रीडिंग कहीं पर स्ट्रांग नहीं है, कहीं ना कहीं हमने प्रॉपर रीडिंग नहीं किया हुआ है, कहीं ना कहीं हमने रनिंग नोट्स प्रॉपर नहीं बनाया हुआ है। तो वो मेहनत करने से ही आपको क्लैरिटी आएगा, वो आपको जितना बार स्क्रीनिंग करें उतना बार अच्छा है। सो वैल्यूएशन अलाउंस, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। कौन से एसेट के लिए कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है? डिफर्ड टैक्स एसेट्स के लिए। टैक्स एसेट। डिफर्ड टैक्स एसेट क्या है आपके लिए? वेरी सिंपल, डिफर्ड टैक्स एसेट्स यानी आपने एडवांस में टैक्स पे करके रखा हुआ है, और वो कुछ रीजंस के वजह से डिफर्ड टैक्स एसेट फॉर्म होता है, आपको पता है वो रीजन क्या है? अगर आपका टैक्सेबल इनकम ज्यादा है, ज्यादा पे कर दिए, आपका टैक्सेबल इनकम ज्यादा रहेगा तो आप ज्यादा टैक्स पे करेंगे, तो डेफिनेटली डीटीए क्रिएट होगा। अब ज्यादा क्यों है आपका टैक्सेबल इनकम? डेफिनेटली हमने टेम्पररी डिफरेंसेस एंड परमानेंट डिफरेंसेस के बारे में सुना है। सो टेम्पररी डिफरेंसेस डेफिनेटली डीटीए क्रिएट करता है। क्या मुझे आप कोई एग्जांपल दे सकते हैं? टेम्पररी भाई कोई ऐसी चीज जो हमने इनकम टैक्स रिटर्न्स बनाते समय उसको रिकॉग्नाइज, मतलब एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, या इनकम को इसने रिकॉग्नाइज कर लिया है वहां पर नहीं किया है, करेक्ट और रॉन्ग? यस सर, लाइक भाई सिंपल सी बात है, आप एक बात समझो, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस समझ लो ना, ये आपका टैक्स रिटर्न है, फिर मेरे को रिव्यू करवाना पड़ता है, भूल जाते हैं आप, सर, और ये आपका इनकम अकाउंटिंग इनकम है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब क्या है? आपको पैसा पहले ही हाथ में आ गया है ना, आपने सर्विस दिया नहीं दिया वो सेकेंडरी मैटर है, आप तो उसको टैक्स रिटर्न में बता दोगे, लेकिन यहां पर नहीं बताएंगे, तो ये इसमें बताने से ये ज्यादा रहेगा, और ये ज्यादा रहेगा तो डीटीए क्रिएट हो जाएगा, करेक्ट? करेक्ट। चलो मैं आपको कुछ लिस्ट भी दे देता हूं डीटीए का, क्योंकि आप लोग सीएफए के स्टूडेंट हैं, अकाउंटिंग के स्टूडेंट, मतलब अगर हो भी तो ये टैक्स अकाउंटिंग फॉर इनकम टैक्सेस वगैरह तो हमारे बीकॉम वीकॉम में तो नहीं रहता है, ये बड़े लेवल पे मतलब सीए लेवल पे आता है। तो कुछ आपको लिस्ट दिखाता हूं, जस्ट सी दिस। तो ये आपका सीएफए का ही चार्ट है मेरे पास, उसका ही एक पीडीएफ है, इसमें दिखा देता हूं। ये आप देखिए पूरे डिफर्ड टैक्स एसेट्स क्यों फॉर्म हो रहे हैं, यहां पर उसने लिस्ट दिया हुआ है। नेट ऑपरेटिंग लॉस एंड क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड्स। अब ये होता क्या है बॉस? नेट ऑपरेटिंग लॉस का मतलब आपका बिजनेस बहुत समय से लॉसेस में चल रहा है। किस में चल रहा है? लॉस में सर। हाँ, लॉसेस में चल रहा है। तो लॉसेस में चलने के वजह से आपका क्या होता है? लॉस होता है तो हम टैक्स पे नहीं करते ना। अगले साल अगर हमको कुछ मतलब डीटीए का फायदा कहां उठा सकते हैं हम लोग? तो आपका डीटीए एक्यूमुलेट हो रहा है नहीं हो रहा है? हेलो हेलो सर। देखो, अगर आपको लॉसेस हो रहे हैं ना, लॉसेस होने से क्या आप टैक्स पे करोगे? नो सर, वहां पे तो तो लॉस। आपका डीटीए वैसे भी एक्यूमुलेट हो रहा है ना, वो डीटीए आपका एक्यूमुलेट हो रहा है, यानी आप इस बार तो टैक्स पे नहीं कर सकते, ठीक है? ठीक है, और आपकी कोई लायबिलिटी होगी टैक्स की, आपने कुछ एस्टिमेट वेस्टिमेट बना के रखा होगा, तो इस साल तो पे नहीं कर सकते लॉसेस की वजह से। अगले साल अगर, और ये आपका डीटीए पहले से ही आपके पास पड़ा हुआ है, डीटीए का मतलब क्या? आपने टैक्स एडवांस में पे करके रखा हुआ है ना? करेक्ट सर। तो जब आप देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको इस साल क्या हुआ बॉस? लॉस हुआ। ये मेरा 2000 का, मैं आपको क्लैरिटी देता हूं, दिस इज 2020। सपोज इस 2020 में
अच्छा 2019 में आपको एक डीटीए क्रिएट हुआ। ओके डीटीए क्रिएट होने का रीजन था आपने एडवांस में टैक्स पे कर दिया। अब 2020 में लॉस हुआ, तो क्या ये डीटीए का आप इससे इस डीटीए का फायदा उठा सकते हैं कि अपना टैक्सेस कम करने के लिए या अपना टैक्स सेविंग्स करने के लिए टैक्स रिफंड का फायदा उठा सकते हैं क्या? सर, यहाँ पे तो टैक्स ही नहीं पे करेंगे ना सर, नहीं पे करेंगे तो ये डीटीए आपका एक्यूमुलेट हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर के लिए सर। नेक्स्ट ईयर के लिए चले जाएगा कि नेक्स्ट कम ईयर से अगर कम। प्रॉफिट आएगा तो इसको हम लोग इस रिफंड को, अब जैसे इस साल आपका डीटीए हो गया 50,000 और इस साल आपको लॉस हो गया, तो ये 50,000 का डीटीए आप क्या करोगे? कैरी फॉरवर्ड कर दोगे। और ये जो लॉस है, ये लॉस के वजह से भी आपने टैक्स तो पे नहीं किया होगा, उसको छोड़ दो, वो तो हमारा सेकेंडरी मैटर है। अभी हम तो डिस्कस कर रहे हैं कि डीटीए का फायदा कैसे उठाया जाए। डीटीए को भी हम लोग क्यों यूज करते हैं? हमारे टैक्सेस को कम करने के लिए यूज करते हैं। करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट सर। अगर मेरे को इस साल 1 लाख का प्रॉफिट आता, तो मतलब सॉरी 1 लाख का टैक्स पे करना होता मुझे, तो मैं कितना टैक्स पे करता? 50,000। 50,000, क्योंकि मैं ये 50,000 यूज कर लेता डीटीए का, और मेरे को ये 50,000 टैक्स पे करने से कितने की सेविंग होती? 50 की। तो वो नहीं कर पा रहा हूं मैं क्योंकि मुझे लॉस आ गया। अब मैं नेक्स्ट ईयर जाऊंगा और नेक्स्ट ईयर भी मुझे लॉस ही हुआ, तो ये मेरा जो है ये कैरी फॉरवर्ड होता जा रहा है और एक्यूमुलेट होता जा रहा है। तो ये ही वो बता रहे हैं, नेट ऑपरेटिंग लॉस एंड क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड्स। क्या मैंने यही बोला? अब क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड्स का मतलब क्या होता है, बोलो? टैक्स क्रेडिट। देखो, टैक्स क्रेडिट गवर्नमेंट आपको देती है। अब एक छोटा एग्जांपल ले लो, समझो आपको एक सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट करना है। अब वो सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए वो लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये वो बनाते ना बॉस। हाँ सर। अच्छा ठीक है, जान दो, ये भी छोड़ दो। आपको गवर्नमेंट क्या कर रही है आजकल? सबको बोल रही है कि तुम सोलर पैनल लगा लो, तुम्हारे अगर जमीन है तो तुम सोलर पैनल का बिजनेस स्टार्ट करो बोल के मोटिवेट कर रही है। हम तुमको उसमें टैक्स की माफी देंगे। क्या देंगे? यस सर। टैक्स की माफी देंगे। वो टैक्स की माफी मतलब टैक्स आपका हम माफ करेंगे अगर आप प्रॉफिट कमाओगे तो। उसके लिए भी तो प्रॉफिट कमाना ना। प्रॉफिट नहीं कमाए तो वो टैक्स क्रेडिट क्या होता? हमारा बेकार हो जाता, वो भी अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाता। होता नहीं होता? होता सर। होता। और नहीं तो क्या है, अगर सपोज आपने किसी आपका एक दूसरे कंट्री में भी बिजनेस है, यूनाइटेड स्टेट्स में बिजनेस है, यूनाइटेड स्टेट्स में आपने टैक्स पे कर दिया वहां पर जो इनकम कमाया, फिर इंडिया में आके वापस थोड़ी टैक्स मिलेगा, पे करना है आपको, टैक्स क्रेडिट मिलता है। क्या मिलता है? टैक्स क्रेडिट। ओके। मतलब आपको फिर टैक्सेस इधर कमाए तो टैक्सेस पे करने की जरूरत नहीं है, वहां पे कर चुके ना, फिर डबल टैक्सेशन होता है। तो इसीलिए ये टैक्स क्रेडिट भी आपके टैक्सेस को कम करवाता है, यानी आपको फ्यूचर में आपकी लायबिलिटी को कम करता है। लेकिन उसके लिए क्या आना चाहिए? प्रॉफिट। लॉस होगा तो नहीं यूज कर सकते। तो ये भी एक्यूमुलेट हो गया। यहां पर देखो आपके सामने अमाउंट्स हैं। सी, आपके करिकुलम रिव्यू में इतना लंबा चैप्टर है ये इनकम टैक्सेस, आप उसको देख के थक जाओगे और डर जाओगे क्योंकि उतना डीप नहीं है आप लोग को। बट लेकिन व्हाट आई एम कवरिंग, वो क्रूशियल पॉइंट्स में आपको कवर कर दे रहा हूं। आप मतलब उतना तो आपको समझ में आ जाए, इजी हो जाएगा। बेसिस डिफरेंसेस इन इन्वेस्टमेंट्स इन जॉइंट वेंचर्स। अब देखो, ये सब तो चीजें आपको पता है कि दूसरी चीजें भी और हैं जिनके वजह से डीटीए क्रिएट हो जाता है। जैसे आपका कुछ डिफरेंसेस दोनों में, दोनों बुक्स में, अकाउंटिंग बुक्स और टैक्स रिटर्न्स आप जो फाइल कर रहे हैं उसके वजह से कुछ जॉइंट वेंचर में आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा। अब वो जॉइंट वेंचर का इन्वेस्टमेंट वहां पर तो बता नहीं सकते बुक्स में। करेक्ट? हमारे बुक्स में आता है क्या जॉइंट वेंचर? नो सर, बुक्स में जॉइंट वेंचर नहीं आता। मतलब जॉइंट वेंचर तो अलग से बुक्स, इसके अलग बुक्स होती हैं, हमारे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में नहीं बताते हैं। और टैक्स वगैरह में अगर दिखाना पड़ गया तो फिर डीटीए क्रिएट होता है। डिफर्ड रेवेन्यू, क्या मैंने डिफर्ड रेवेन्यू के बारे में अभी आपको बताया? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या अनअर्न्ड रेवेन्यू या डिफर्ड रेवेन्यू एक ही है, उससे डीटीए क्रिएट होता है कि नहीं होता है बॉस? होता है सर डीटीए। वही तो, इसीलिए सारे आपको बैलेंसेस आ रहे हैं। देखो, अक्योर्ड कंपनसेशन, अक्योर्ड कंपनसेशन मतलब आपको कंपनसेशन, अक्योर्ड, अक्योर्ड का मतलब क्या होता है? अर्न इन एडवांस सर। आउटस्टैंडिंग इनकम। करेक्ट और रॉन्ग? ओके। हाँ, तो ये कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं यहाँ पर। इन्वेंट्री में लिफो मेथड, फीफो मेथड यूज किया या कोई भी रीजन के वजह से आपके डीटीए क्रिएट हो जाते हैं। और अब यहाँ पर आपके सामने एक चीज आ रही है, देखो, वैल्यूएशन अलाउंस।
यहां जाने से पहले मैं आपको वैल्यूएशन अलाउंस का एक एग्जांपल बताता हूं। ओके, जस्ट कम टू दिस। तो वैल्यूएशन अलाउंस है क्या, पहले हम उसको समझ लेते हैं। ठीक है, यहां स्लाइड पे आओ। What is valuation allowance? As per the US GAAP, this is prepared. IFRS में कोई रूल नहीं है। A reserve created against deferred tax assets based on the likelihood of realizing the benefit of DTA in the future accounting periods. अब एक बात समझो, यहां पर आपको लगातार लॉसेस देखने को मिल रहा है, तो आप ये DTA का फायदा कैसे उठाओगे बॉस? क्या उठा सकते हो? नो सर। बार बार कैरी फॉरवर्ड करते जा रहे हो। तो आप क्या कर सकते हो, एक वैल्यूएशन अलाउंस बना सकते हो, जो आप इसका फायदा उठाने के लिए बना रहे हो। क्या कर रहे हो? डीटीए का फायदा उठाने के लिए। हाँ, मतलब एक वैल्यूएशन अलाउंस मतलब बना के रख रहे हो, अलग से बना के रख रहे हो कि अगर आपको इनकम कम पड़ गई, इनकम कम पड़ गई का मतलब लॉस हो गया, और लॉस होने के वजह से आप अपने डिफर्ड टैक्स एसेट्स को का फायदा नहीं उठा पा रहे हो, टैक्स रिफंड्स नहीं ले पा रहे हो, तो जब ऐसा होगा आपको लगेगा, मतलब दैट टू प्रोबेबल। अब वो बिजनेस में अगर कोई बिजनेस करता है तो उसको समझ में आ ही जाता है कि मैं नुकसान में जाऊंगा इस साल। करेक्ट और रॉन्ग? यस सर। तो जैसे अभी क्या होता है, ये सब एस्टिमेट होता है, ये इसीलिए आईएफआरएस में वैल्यूएशन अलाउंस नहीं है। आप लोग क्वेश्चन रेस करना, सर आप आईएफआरएस में आप बोल रहे नहीं है, यूएस गैप में क्यों है? हमको इसका रीजन बताइए। खैर कोई बात नहीं, दैट टू आई एम एक्सप्लेनिंग यू। देखो आप लोग कई बार ये डिस्प्यूट, ये पॉइंट्स ऑफ डिस्प्यूट हैं आईएफआरएस एंड यूएस गैप के बीच में। पॉइंट्स ऑफ डिस्प्यूट क्या रहता है आईएफआरएस, जैसे लीफो के बारे में मैंने आपको समझाया था कि लीफो इसमें बहुत अच्छे से यूज में होता है, इसमें लीफो बैन है, मैंने बताया था ना। यस सर। उसका रीजन क्या था, यहाँ पर ये लोग मैनिपुलेशन करते हैं, इसको क्या करते हैं, यूज करके अपने इनकम्स कम बता देते हैं, और कम बता के प्रॉफिट्स, इनकम्स कम हो गए तो टैक्सेस कम पे करने के लिए ये सब करते हैं। यहाँ पर उनको पता है, इसीलिए वो लोगों ने लीफो को बंद करके रखा हुआ है। और आप लोग को मैंने ये भी बताया था कि ऐसे ऐसे कुछ डिस्प्यूटेड एरियाज है जहां पर ये नहीं फॉलो करते हैं, एक दूसरे से थोड़ा अलग चलते हैं। अब वैल्यूएशन अलाउंस क्या है, जैसे बैड डेट का एक अलाउंस होता है ना बॉस? यस सर, होता भाई है। रिजर्व फॉर बैड डेट्स। अब उसमें क्या करते हैं, हम एस्टिमेट निकालते हैं। व्हाट इज द एस्टिमेट व्हाट वी मेक, कि भाई इस साल हमारे को हो सकता है 10% तक वी वुड नॉट गेट दी मनी फ्रॉम द कस्टमर्स, दैट मीन्स सम 10% चांसेस है कि कस्टमर्स डिफॉल्ट कर देंगे, तो हमारा डूबने का चांस है। तो ये हम पहले से बनाते हैं, वैसे ही ये भी पहले से ही बना के रखते हैं एस्टिमेट, कि भाई अगर मेरे को नेक्स्ट ईयर में इनकम नहीं आई तो मैं अपना डीटीए को, मेरे को मतलब अगर मैं हर साल कैरी फॉरवर्ड करता जाऊंगा तो उसका भी एक लिमिट है, तो बेकार हो जाएगा ना मेरा। भाई मेरा 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 जो डीटीए है वो बेकार हो जाएगा। करेक्ट और रॉन्ग? आईएफआरएस में तो वही है, अगर आप उसको नहीं कर सकते सेट ऑफ तो छोड़ दो, खत्म कर दो, एक एक लिमिट के बाद छोड़ देना पड़ेगा आपको, आपका डीटीए बेकार। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग बॉस? यस सर। हाँ, तो उसमें तो आपका सीधा सीधा ट्रीटमेंट है कि छोड़ दो भैया, मतलब आप जितने तक का फायदा उठा सकते हैं उतने तक का उठा दो, बाकी नहीं है तो ठीक है, वो नेक्स्ट ईयर दिखेगा आपको, नेक्स्ट ईयर का इनकम जितना आएगा वो इनकम के हिसाब से कर दो, लॉस आए तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप छोड़ देना होगा। बट इसके अंदर में वो क्या कर रहे हैं, आपको चांस दे रहे हैं, आप अलाउंस बना लो, बना के आप आपका जितना भी डीटीए है उसके हिसाब से उसको लाइक सेट ऑफ कर दो, कैरी फॉरवर्ड करने से अच्छा सेट ऑफ कर दो, ठीक है ना। और अगर ठीक, अब आप एक क्वेश्चन आ सकता है, सर क्या अगर मैं वैल्यूएशन अलाउंस बनाया, हो सकता है कि मुझे अगले साल प्रॉफिट हो जाए? हो सकता है ना बॉस, कई बार ये होता है हम एस्टिमेट बना के रखते हैं लेकिन उस साल प्रॉफिट हो जाता है, तो फिर ये वैल्यूएशन अलाउंस का क्या करेंगे? ये हमारा बेकार हो जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं, रिवर्स करके होते हैं, मैं अभी आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स बताता हूं इसका, ठीक है ना। जब आपको प्रॉफिट आ जाएगा तो आपका अलाउंस बनाना बेकार है ना बॉस, यस सर, नो यूज हो जाएगा, नो यूज हो जाएगा। तो अब यहां पर आपके सामने कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, पहले एग्जांपल देख लो।
ये थोड़े क्या है, ये एक पॉइंट है बस, ये वैल्यूएशन अलाउंस से खत्म हो गया बोले तो आपका डीटीए डीटीएल पूरा क्लोज है, मैटर टेंशन फ्री है आप लोग। सो देखो आप यहाँ पर आपके सामने a deferred tax asset is reduction, a deferred tax asset is a tax reduction whose recognition is delayed due to deductible temporary differences and carry forwards। क्या बोला उसने कि आपका ये जो डिफर्ड टैक्स एसेट है ये एक फ्यूचर में आपके टैक्स को रिड्यूस कर सकता है, जिसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे फ्यूचर में, है ना। और अगर फ्यूचर में whose recognition is delayed due to deductible tax temporary differences and carry forwards, यानी अगर हमको प्रॉफिट्स वगैरह नहीं आया तो फ्यूचर में हम कैरी फॉरवर्ड करते जाएंगे, जिससे हमारा ये डिले होता जाएगा। तो अब क्या होता है, दिस कैन रिजल्ट इन चेंज इन टैक्सेस पेबल और रिफंडेबल इन फ्यूचर पीरियड्स। हाँ, फ्यूचर में हम सोचते थे कि हमारे को अगर प्रॉफिट आ जाता तो डीटीए का हम बेनिफिट उठा के अपना टैक्सेस कम करके सेविंग्स कर लेते, अब वो हमारा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए यूएस गैप में दे हैव गिवन यू अ वेरी गुड what we say very good facility that you can create a valuation allowance for this DTA, okay। if there is, अब वो valuation allowance बनाने के पीछे भी एक particular line बोल रहे हैं वो लोग, if there is more than 50% likelihood या chances या probability that the company will not realize some portion of the asset, यानी उनको ऐसा लगता है, डर लगता है कि पूरा ही नहीं बनाना है बॉस, थोड़ा बहुत हमारा नहीं उसमें से आएगा, सम पोर्शन, ठीक है ना। कि मेरा अगर डीटीए अगर 1 लाख का है तो उसमें मेरा लगता है कि 30 से 40,000 तक का मैं उसमें रिकवर नहीं कर पाऊंगा, ऐसा लगता है, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन क्रिएट ए वैल्यूएशन अलाउंस। सो एनी चेंजेस टू दिस अलाउंस, अब मैं आपको क्या बताया, जिस तरीके से डिप्रिसिएशन होता है, डिप्रिसिएशन मैंने आपको अभी बताया, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 10 और 15, इसके बीच का डिफरेंस क्या है, 5। अब ये 5 क्या है हमारा, करंट ईयर डिप्रिसिएशन, करंट ईयर का डिप्रिसिएशन होगा, और ये जाएगा आपका इनकम स्टेटमेंट में, करेक्ट। वैसे ही आपने वैल्यूएशन अलाउंस बनाया और 10 का था, अब इस साल 15 का बनाया, इसमें डिफरेंसेस जो 5 क्रिएट हो रहा है वो किधर जाएगा, P&L में जाएगा एज ए एक्सपेंस, और ये आपका P&L में जाएगा तो जाएगा, ये आपके क्या करेगा, इनकम्स को कम करेगा सर, लेस कर देगा, जैसे डिप्रिसिएशन आपके इनकम को लेस करता है वैसे, बस उतनी सी बात है। इसीलिए पहले डिप्रिसिएशन को मैंने उसको कोरिलेट करके आपको समझाना स्टार्ट किया। So the need for a valuation allowance is especially likely if a business has a history of letting, अब वो यही है, कितने सालों से उसका पैसा नुकसान में जा रहा है, कैरी फॉरवर्ड करता जा रहा है, और उसका डीटीए पड़ा हुआ है, वो यूज नहीं कर पा रहा है, तो वो बनाता है बेचारा, क्या करेंगे। अब यहाँ पर एक छोटा एग्जांपल देख लो आप, स्पेस्टिक कॉर्पोरेशन हैज क्रिएटेड $1 lakh of DTA थ्रू डिलिजेंट जनरेशन ऑफ लॉसेस फॉर द पास्ट 5 years। 5 साल से बेचारा बर्बादी में है। बर्बादी में रहने की वजह से क्या होता है, इनकम टैक्स एक्सपेंस जीरो, आपका इनकम टैक्स एक्सपेंस जो भी आप है वो तो भरोगे नहीं आप, और लाइक टैक्सेबल इनकम, क्या होगा टैक्सेबल इनकम का, वहां भी मतलब लॉसेस में तो टैक्स तो पे नहीं करोगे ना बॉस। सर अगर लॉस है तो टैक्सेबल इनकम हो चाहे टैक्स रिटर्न हो, चाहे वो तो पूरा जीरो ही रहेगा ना सर, क्योंकि लॉस कुछ में भी नहीं होगा, तो डीटीए आपका वैसे ही पड़ा हुआ है ना, यस सर, एक्यूमुलेट होके। तो बेस्ड ऑन कंपनीज पुअर स्टैंड्स मैनेजमेंट बिलीव्स, अब देखो ये यहां पर जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे ना कि 50% प्रोबेबिलिटी, सो कंपनी का ये पुअर परफॉर्मेंस चलने से प्रोबेबिलिटी ज्यादा क्रिएट हो रही है कि वो डीटीए का फायदा नहीं उठा सकते हैं, बिलीव्स इट मोर लाइकली देन नॉट दैट देयर विल बी इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स against which deferred tax assets can be offset, more likely than not that there will be inadequate profits। क्या है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का मीनिंग, ये यहीं पर ये लोग अकाउंटिंग में घुमाते रहते हैं। ये अगर आपको अकाउंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या करोगे बॉस, मैनेजमेंट बिलीव इट्स मोस्ट लाइकली दैट नॉट, थियरिटिकल पूछा तो क्या करोगे। यस साइमा, कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस,
Sir, can you ask again, sir? मोर लाइकली, यहाँ पर स्टेटमेंट रीड करो. Management believe it is more likely than not that there will be a inadequate profit, if any, against which the deferred tax asset can be offset. हाँ, Yes, sir, we can do. If like there is There no will profit, be adequate profits. अब क्या होता है कि मोर लाइकली देन मतलब रीजनेबल लग रहा है कि भाई हो सकता है ना. yes, Yes, sir. sir. मतलब ज्यादातर ये चांसेस है कि लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं होगा. देयर विल बी इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स. Yes, sir. अब देखो यहाँ पर स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेस वैल्यूएशन अलाउंस इन द अकाउंट ऑफ $1,00,000 दैट फुली ऑफसेट्स द डिफर्ड टैक्स एसेट्स. मतलब इतने का वैल्यूएशन अलाउंस बना के पूरा यूज कर लिया उसको, खत्म. ये हो गया आपका. एक एग्जांपल और है, ये देख लो. Your company has 40% tax rate and the following temporary differences in 2017. Tax depreciation exceeds accounting depreciation by 5 million. You forecast that tax depreciation will be higher than. तो अब आपका टैक्स डिप्रिसिएशन ज्यादा है तो क्या होता बॉस? इनकम कम हो जाती सर. हाँ, so tax depreciation exceeds the accounting depreciation by 5 million. You forecast that tax depreciation will be higher than accounting by 2 million, यानी उसका 3 million है. Accounting depreciation will exceed tax depreciation by 3 million. मतलब ये क्या चेन ऑफ इवेंट्स बता रहे हैं, 2017 में बता रहे हैं, 2018 में बता रहे हैं, 2019 में बता रहे हैं. अब क्या बताता है ये? Revenue of 3 million which shall be recognized in 2018 is revised in 2017 and included in taxable income resulting in deferred tax asset 1.2. हमारे डेटा के हिसाब से हमारे को कितने का डीटीए क्रिएट करके दिया है इसने? 1.2, करेक्ट. 1.2. Now you need to include any valuation allowance in 2017. It is because the differences between tax depreciation and accounting depreciation has resulted in DTL, which is reversible. Correct or wrong? Temporary difference. कितने का डीटीएल आया आपको? 2 मिलियन का आया, क्योंकि वहां पर कितने का डिफरेंस था डिप्रिसिएशन में? 5 मिलियन का. 5 million. एंड विच विल इंक्रीज बाय 0.8. नेक्स्ट ईयर फिर 2 मिलियन और बढ़ रहा है, तो लाइक आपका 0.8 से बढ़ गया. और so starting in 2019 tax depreciation will be lower than the accounting depreciation, generating like some DTA. Okay, because the available taxable differences far exceed. ये तो ठीक है, ये उसने यही बताया है कि आपको एक वैल्यूएशन अलाउंस लगा के चलना पड़ेगा, उतना ही है, क्योंकि आपका डीटीए क्रिएट हो रहा है, उतनी सी बात है. और वो भी अगर आपको एडिक्वेट प्रॉफिट्स नहीं हुए तो फ्यूचर में, जिससे आप डीटीए का फायदा उठा सको. सो वेल एंड फाइन, ये तो क्लियर हो गया हमारा. आगे बढ़ते हैं. तो आपका ये स्लाइड था, आप ये स्लाइड में चेक करो, और मैं आपको कुछ जर्नल एंट्रीज भी बता देता हूं इसके ऊपर. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, यहां देखो आपके ग्रॉस डिफर्ड टैक्स एसेट्स, उसमें आपने वैल्यूएशन अलाउंस क्लेम कर लिया, और डिफर्ड टैक्स एसेट्स नेट ऑफ वैल्यूएशन अलाउंस, यानी इतने का फायदा, इतने का जो रिफंड आपका नहीं मिलता था, आपको नहीं मिल पाता था, वो आपने वैल्यूएशन अलाउंस बना के रिकूप कर लिया. करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट सर. चलो आप देखो, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, ध्यान से समझना. करिकुलम में तो 2 दिन में भी खत्म नहीं कर पाओगे चैप्टर, मतलब 2-3 दिन तुम्हारा पर्सनल रीडिंग पे भी, उतना लंबा चैप्टर है ये. सर करिकुलम रीड करके पूरी रात खत्म हो रही, लेकिन वो खत्म नहीं हो रहा है. देखो साहिबा, मैं सच ही बोल रहा हूँ. आपका पैनिक. हाँ, क्या बोले? I spoke to one guy. He cleared his with 90+ percentile. हाँ, तो he shared one message. I'll send you that. तो वो बोला कि he did self study and he given 7 months for curriculum reading. अब करिकुलम रीडिंग, अब देखिए सेल्फ स्टडी, अगर अब जैसे आपका बीबीए है, ठीक है, Yes. अगर आपका बीबीए है मतलब आपको रिपोर्टिंग नहीं रहता है, फाइन. Yes.
रिपोर्टिंग नहीं रहने की वजह से टाइम ज्यादा लग जाता अपने को। तो अपन सेल्फ स्टडी कर रहे तो 7 मंथ्स लगता है, वो करेक्ट, वो बंदे का सही हुआ, वो जो भी हुआ। अगर अपन थोड़ा बहुत He मतलब, used only Schweitzer and curriculum. That's it. हाँ मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, डे वन से आपको यही बोल रहा हूँ कि करिकुलम रिव्यू रीड करे बिना डोंट एक्सपेक्ट यू विल पास द एग्जाम, बिकॉज माई स्टूडेंट रुचि क्लियर द एग्जाम बिकॉज ऑफ करिकुलम रिव्यू। आई एम टेलिंग यू फ्रैंकली, she studied curriculum review like anything, every test of the website she has given. And I'm telling you two other things, my student Pragya and Ronak, they did not study curriculum review, they cracked the exam. Okay. आप चाहें उनको पूछ लो, मैं नंबर भी दे सकता हूं आपको, बात करके पूछ लो, वो करिकुलम रिव्यू नहीं पढ़े, नहीं पढ़े, सीधी सीधी बात है, टाइम ही नहीं है, कहां से पढ़ेंगे। शी यूज्ड टू गो टू इक्फाई कॉलेज, इक्फाई कॉलेज जाके आना ही बोले तो 7:30 बजता शाम को, कहां से पढ़ेगी। जो क्लासेस में हुआ, जो पढ़ाई हुआ वो पढ़ लिया, बस खत्म, बाकी का करिकुलम रिव्यू वगैरह नहीं। श्वेजर को पढ़ा, लास्ट मोमेंट में टेस्ट दिया, चले गए। MBA student, sir. नहीं, बीबीए, Okay, okay. she was in ICFI University for BBA and he was a BCom student। तो ये दोनों का भी मैं आपको क्लियर कट, रुचि ने तो पूरा करिकुलम रिव्यू पूरा पढ़ाई किया, उसने बहुत पढ़ा करिकुलम रिव्यू को, और उसको भी 94 परसेंटाइल इकोनॉमिक्स में आया, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए उसको। खाली उसका किस में गया बोले तो एथिक्स के वजह से उसको थोड़े कुछ डेरिवेटिव्स में थोड़ा सा उसका गया। अब कुछ स्टूडेंट्स को कुछ चीजें टफ लगती है भाई, हर किसी का हर चीज कप ऑफ टी नहीं होता। रिपोर्टिंग में थोड़ा सा कम आया, जबकि रिपोर्टिंग इतना डीपली समझाया हुआ सब्जेक्ट था, थोड़ा कम आया, वो एथिक्स से कवर बैलेंस हो गया। तो अब जैसे करिकुलम रिव्यू आपको मैं इसीलिए डे वन से बोल रहा हूँ, करिकुलम रिव्यू पढ़ते रहो, बिना उसके आप मत एक्सपेक्ट करो कि आपको एक बड़ा एग्जाम क्रैक कर लोगे। उनका टेक्स्ट बुक है वो दिया हुआ, एंड आई एम टेलिंग यू CFA इज द ओनली इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड जो इतना अच्छा बड़ा टेक्स्ट बुक दे रहा है, कोई नहीं देता है। और CMA USA का तो कोई बुक ही नहीं है, पता है आपको। एंड ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, या पे करा आपने करिकुलम के लिए। I paid for hard copy, sir. हाँ चलिए, वो भी मिल जाता है, लेकिन FRM का तो वो भी नहीं है, FRM वाला भी $200 कुछ चार्ज कर रहा, और उसका गार्प का बुक्स में कुछ क्वेश्चंस भी नहीं है। वही है, मतलब ये आपको इतना फैसिलिटी के साथ एक टेक्स्ट बुक दे रहा है, बस पढ़ लेना, अपन पढ़ लेना अच्छे से। सी अब वो लाइक अब हर चीज अब इंसान पे डिपेंड करता है, किसी को क्लासेस चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। अब किसी का वो, उसको वो कंफर्टेबल है, उसको टाइम है, उसने कर लिया, किसी को डेफिनेटली कोई मतलब अच्छी तरीके से गाइड कर दे, उस हर किसी का रिक्वायरमेंट डिफर करता है, करेक्ट। सर एक बात बोलूं सर, अगर सुनो, मेरे को बहुत माने कुछ अलग अलग कोर्सेज करने की, सॉफ्टवेयर वगैरह, मैं भी सेल्फ स्टडी करना चाहता हूं, बट आई नो कि अगर मैं उसमें अगर एंटर होऊंगा, मेरे इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं मतलब दे सकूं, तो आई वुड डेफिनेटली गो एंड मेक माई लाइक थिंग्स कंफर्टेबल, वहां से जितना गेन किया किया, एंड फिर अपनी पर्सनल स्टडीज भी चाहिए। Yes, अभी sir. मैडम ने कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स क्रैक किया, आपको मालूम है CS के अंदर में कम से कम आपके फाउंडेशन होता है, और इंटर में आपके 8 पेपर्स होते हैं, फाइनल में 8 पेपर्स होते हैं, 16 पेपर्स दिया उसने, 16 पेपर्स। अब बुक्स देखो आप कितने मोटे मोटे आते हैं, पूरा सेल्फ स्टडी किया, लेकिन टाइम ज़्यादा लगता उसमें, वो 15 घंटे, वो मतलब आई लाइक शी यूज्ड टू शेयर मी कि 10 घंटे 12 घंटे। अगर वो थोड़ा बहुत मेंटरशिप होता तो कट शॉर्ट करके 3 to 4 आवर्स में काम हो जाता। नहीं तो आप एक काम करो, आप खाली वैल्यूएशन अलाउंस के ऊपर पूरा दिन खराब कर दोगे, बता रहा हूं मैं आपको। एक स्टेटमेंट रीडिंग में नहीं आएगा वो। Yes, sir. आप DTL करो, आप ये चैप्टर करो, पर्सनली करो, मैं पढ़ाने के बाद भी आपको 10 डाउट्स आएंगे, सर ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, मेरे को ये बहुत दिमाग खराब कर रहा। सो देयर आर प्रॉब्लम्स, तो इसीलिए सेल्फ स्टडी, एंड अगर आप मतलब चलेगा, आपका टाइम सेव होता है। एंड दैट गाई हु हैज गिवन यू द पॉइंट ना कि 7 मंथ्स, वो लगेगा आपको, उतना पढ़ना ही पड़ेगा आपको, यू कांट स्किप इट। बोलो बोलो अबे। सर जैसे कि हम लोग दूसरों का रिजल्ट सुनते हैं, अपने हाँ आप को कंपेयर करने लगते हैं, तो सर वो थोड़ा ज़्यादा हम लोग को और टफ बना देता है।
हम लोग नहीं जो भाई, कर एक रहे बात हैं बताता हूँ, We हर need किसी to be के aware with the reality, sir. That's why हर I'm किसी के रिजल्ट से हमको इंस्पायर होना है बॉस, हर किसी के सर रिजल्ट से। अपने हर आप किसी को का, हर किसी बच्चे का रिजल्ट एक इंस्पिरेशन देगा। वो बच्चे का Yes. रिजल्ट अगर आया है तो उससे हमको डेफिनेटली कुछ आइडियाज मिलेंगे, बट हमारे सरकमस्टांसेस उसके सरकमस्टांसेस पूरे डिफर करते हैं। यस सर, अगर वो कंपेयर करने लगेंगे अपने आप को उससे तो फिर नहीं नहीं, देखो कंपेयर करो कभी भी बेस्ट वाले से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो भैया, अपने आप को किसी भी बेस्ट बंदे से कंपेयर करो तभी तो अपना स्टैंडर्ड मालूम होता है ना। यस सर देखो वो मैं डेली टेस्ट कनेक्ट कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं साइमा एंड सफवान को कि 75% के नीचे आया तो भूल जाओ, तुम फेल हो गए। मतलब ये है कि जिन बंदों ने भी क्लियर किया है वो ये प्लस में ही चल रहे हैं ना, हम माइनस यस में सर है क्योंकि हमारी कहीं कमी है। करेक्ट सर तो अगर वो कमी को अभी पकड़ लेंगे तो आगे के टेस्ट में हर टेस्ट 75 प्लस जाएगा, तो दैट वुड पेव द वे फॉर योर क्रैकिंग द एग्जाम, है ना। यस yes. सर बस उतनी सी बात है। एंड मैं सक्सेस देख भी रहा हूं, कहीं कहीं जगह पे जा रहा है तो वो जाना अच्छा है ना, अभी चले जाना अच्छा, एग्जाम के दिन में नहीं जाना वो। यस सर वो गिरे तो अभी गिर जाना, उस दिन गिरे तो फिर फिर क्या उसको फायदा। इसीलिए मैं भी सच्ची बोल रहा हूँ, कसम से बोल रहा हूँ, कुछ दिन पहले मैं सीएफए को इतना इजी एग्जाम समझता था क्योंकि बच्चे आराम से क्रैक करते रहते थे। अभी ये रिजल्ट्स देख के मेरे भी सर में दर्द आ रहा है, ये क्या है 22%, ये क्या हो गया अचानक से, क्या ये लोग मेंबर्स सर कम करना ऐसा चाह, वो हाँ, लोग का ट्रिकी क्या क्वेश्चन ये लोग पूछने लगे मेंबर्स वो कम लोग। करना चाह रहे हैं, क्या ये लोग ये नहीं चाहते हैं कि इतने मेंबर्स बाहर आए, क्या प्रोफेशन को चैलेंजेस फेस हो रहा है, कुछ 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 क्या है वो समझ में नहीं आ रहा अभी। क्योंकि क्या तो भाई कोई भी बच्चा मतलब अगर उसका कम आ रहा है बोल तो मतलब रिजल्ट्स कम हो रहा है, तो क्या रीजन हो सकता है। ट्रिकी रीजन यही पेपर है, या तो पैंडेमिक है, या तो करिकुलम रिव्यू नहीं पढ़ के हल्के में ले रहे होंगे, या तो मेंटली डिस्टर्ब होंगे, सिनारियोस एंड सिचुएशन जो चल रहा है, क्योंकि हर चीज अप्स एंड डाउन है। करेक्ट, कहीं लोग आ नहीं जा सकते, कहीं लोग किधर नहीं जा सकते, कहीं लोग रिस्ट्रिक्शन में पड़े हो, तो देर आर मेनी मेनी रीजंस, वो बाद में हम चेक कर सकते हैं। पर तो चलो पहले इतना मैं भी इसको कम नहीं ये आना टॉपिक बस। पॉइंट अप कर दूं फटाफट। कर्करम रिव्यू मेरे को भी सर, ये कर्करम रिव्यू टोटल कितने पेजेस का है सर? भाई करिकुलम रिव्यू 3,500 पेजेस का है, उतना ही है ना साइमा। Yes, sir. बहुत ज्यादा है। खाली एथिक्स भी पढ़ने बैठे पर बोले तो आप, ethics ही something 400 pages है। वही बोल रहा हूँ एथिक्स, और वो एथिक्स पूरा एक्चुअली में क्या होता है ना, जो स्टूडेंट मेरा जो बिना करिकुलम रिव्यू पढ़े, मैं कसम से बोल रहा हूँ, वो लोग करिकुलम रिव्यू को देखे भी नहीं, वो क्या होता है वो टच भी नहीं करे, बुक देख के फेंक दिए, नको सर हमको नहीं होना। और इतना पेजेस कौन बटन मेरे पास तो ये हम नहीं, वो लोग बोल दिया हम नहीं पढ़ सकते, जबकि मैं एवरी डे उनको प्रेस करता था, अरे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एग्जाम लिख के आया, क्रैक करके आ गया आराम से, सर कॉन्सेप्ट अभी आराम से क्लियर है क्रैक तो करके सर, आया। नहीं है, हाँ, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सर नहीं नहीं, कर्करम ऐसा भी नहीं है कि वो लकली क्रैक करके आया, वो अच्छा ही अच्छा मतलब थोड़ा ठीक ही था, वो तेज ही था, बहुत वीक भी नहीं था, बहुत तेज भी नहीं था। और प्रज्ञा का जो मैंने बताया, प्रज्ञा का तो सीरियस कन्फेशन था, क्लास वो जो इंस्टीट्यूट में जब रिजल्ट आ गया था तो वो आ गई थी, हमने उनका वो भी किया था, फेलिसिटेशन भी किया था उस दिन, वो मतलब स्टूडेंट से भी उसने व्यू पॉइंट शेयर किया। एंड यही बोला मतलब करिकुलम रिव्यू पढ़ने के लिए मैं ही बोलता था, हमेशा मोटिवेट करता था, वो यही बोले कि हमें तो नहीं पढ़ी लेकिन पढ़ना चाहिए, बस उतना ही है। इसीलिए मैं पहले से ही प्रेस कर रहा हूँ, करिकुलम रिव्यू नहीं छोड़ना बिल्कुल भी, नहीं तो वो आपको प्रॉब्लम कर देगा, ठीक है ना। yes, चलो sir. चलो मैं लास्ट एग्जांपल करके वाइंड अप करता हूँ। 3,500 पेजेस। यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस टेस्ट, ये आपको 16 सितंबर को यही चैप्टर का टेस्ट है। ओके सर, आज 16 मैसेज डाल देता हूँ। ओके सर। तो यहाँ पर एक XYZ कॉरपोरेशन है, कंपनी है, ठीक है, और ये जो है ये बंदे को लॉस हुआ, इसका एक कंपनी है, मतलब इसको लॉस हुआ है, लॉस ऑफ $1,00,000, और जो टैक्स रेट चल रहा है वो 38% चल रहा है।
मैं आपको जो 35%, मैं आपको क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझा रहा हूं इसका, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हमको लॉस होता है तो हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, करेक्ट, इन द फ्यूचर। क्यों कर सकते हैं? भाई अगर मुझे इस साल जो भी लॉस हुआ है और मेरा टैक्स रेट कितना है, 35% तो सर। ये 35,000 मेरा टैक्स पे करना होगा, इसका फायदा क्या मैं उठा सकता हूँ इस साल? नो सर। तो मैं नेक्स्ट ईयर ही उठा सकता हूँ ना। यस सर। तो मेरा जो भी ये है, ये नेक्स्ट ईयर अगर मुझे, मतलब ये साल का मुझे जो 35,000 का जो टैक्स का नुकसान हुआ, मतलब टैक्स मुझे जो बिजनेस में लॉस हुआ, उसका मैं टैक्स कितना पे करना था? 35,000। अब वो पे कर सकता हूँ क्या मैं? नो सर। हाँ, तो लॉसेस में क्या टैक्स पे नहीं कर सकते हो, सबको ही पता है। तो नेक्स्ट ईयर अगर मेरा टैक्सेबल इनकम आएगा तो मैं पे करना है उसको, ठीक है ना। Yes, sir. हाँ, तो अब क्या होगा, आई कैन कैरी फॉरवर्ड द लॉस। That DTL. हाँ, मतलब फ्यूचर में कर दूंगा मैं, यस यस। टू ऑफसेट एनी फ्यूचर टैक्सेबल इनकम। अब दिस 1 लाख कैन बी कैरिड फॉरवर्ड, मतलब ये पूरा का पूरा लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, बट हम तो सिर्फ टैक्स अमाउंट ही चेक करेंगे, ठीक है। तो उसकी एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री फॉर कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस। व्हाट इज द एंट्री? डिफर्ड टैक्स एसेट, क्योंकि हमको पे नहीं करना है, तो डिफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट हुआ ना, एंड ये सर। डिफर्ड टैक्स एसेट का जो बैलेंस है वो बढ़ रहा है। एसेट का बैलेंस बढ़ना इज नथिंग बट इट विल कम इन द डेबिट, करेक्ट। यस सर। टू इनकम टैक्स एक्सपेंस। सो आपका 35,000, 35,000। अब क्या होता है कि हम एक अलाउंस बनाते हैं, क्योंकि हमको लॉस हो रहा है ना, तो लॉस होने से क्या होगा, हमको आगे फ्यूचर में भी मतलब जो भी डीटीए है हमारा, उसको हम क्या करना है, उसका फायदा नहीं उठा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए यूएस गैप के हिसाब से अलाउंस बनाएंगे, अलाउंस बना के इसका फायदा उठाएंगे। तो जर्नल एंट्री टू सेट अप द अलाउंस, मतलब ये आपको बुक्स में नहीं रहेगा, बट अगर आप समझेंगे तो बेटर रहेगा, आप इंप्लीमेंट कर पाओगे। सो आपका ये जो वैल्यूएशन अलाउंस क्रिएट होता है, इससे आपका एक्सपेंस बढ़ जाता है, करेक्ट ना। एक्सपेंस बढ़ता है तभी तो प्रॉफिट्स को कम करता है ना। यस सर। Yes. सो इंक्रीज इन इनकम टैक्स एक्सपेंस बाय 35,000। टू अलाउंस यानी वैल्यूएशन अलाउंस टू रिड्यूस द डिफर्ड टैक्स एसेट, कितने का? 35,000 का, ठीक है। Yes. अब एक बात सोचो कि इफ आई डोंट थिंक, मतलब जैसे अगर आपको प्रॉफिट नहीं आएगा तो ये आप वैल्यूएशन अलाउंस बनाओगे, करेक्ट। Yes, sir. अगर मेरे पास अगर मेरे पास टैक्सेबल इनकम नहीं होगा तो मैं वैल्यूएशन अलाउंस क्रिएट कर सकता हूं। अब सपोज आपको प्रॉफिट आ गया, तो जो आपने क्रिएट करके रखा वो कोई काम का है क्या? नो सर। तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, तो रिवर्स कर देंगे एंट्री को। तो वो रिवर्स होके कहाँ जाएगा सर? रिवर्स हो जाएगा, वो वैल्यूएशन अलाउंस निकल जाएगा, रिवर्स ट्रीटमेंट का मतलब हट जाएगा वो बुक से। No, we will put that into net income में ऐड होगा सर। अगर आप इसमें क्या किए अभी, इनकम टैक्स एक्सपेंस टू वैल्यूएशन अलाउंस, ठीक है। Yes, sir. तो इसमें क्या किया आपने, अलाउंस बनाया, ये क्या कर रहा है, आपका आपका एक्सपेंसेस को बढ़ा रहा है, करेक्ट। Yes, sir. डिप्रिसिएशन का एंट्री क्या होता है, डिप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन होता है ना। Yes, sir. अब अगर आप रिवर्स कर रहे हो उस ट्रीटमेंट को, तो ये रिवर्स हो जाएगा ना, ये आपका अलाउंस डेबिट में आ जाएगा, हट जाएगा।
और ये आपका क्रेडिट में आ जाएगा, ये हट जाएगा। सो अलाउंस टू reduce the deferred tax asset by 35,000 and your income tax expense is again getting reduced by how much? 35,000. That's it. तो जो आपका इनकम टैक्स एक्सपेंस अभी पहले बढ़ा था वो क्या हो गया? अभी Cancel. उतने से निकल गया ना, माइनस हो गया। और आपका अलाउंस जो था बना था वो क्रिएट होता, वो अलाउंस हट गया। क्यों हट गया? अब इसका कोई काम है क्या? No sir, because we got the profit. So क्योंकि हमको प्रॉफिट आ गया ना, तो ये अलाउंस हमारा बेकार चले जाएगा। दैट्स ऑफ नो यूज नाउ। क्लियर? Yes, sir. yes. सो दिस इज द वे। ये आपका वैल्यूएशन अलाउंस के ऊपर सारा का सारा एक रिसर्च जो भी था वो हमने कर लिया, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी समझ लिया। ये जो है पहले जो एंट्री बनी उसका रिवर्सल कर रहे हैं। रिवर्सल एंट्री मतलब क्या? हम उसको निकाल दे रहे हैं, क्योंकि वो निकल ही जाएगा ना, प्रॉफिट आएगा तो वो अलाउंस का कोई काम ही नहीं है। और फिर डिस्क्लोजर में बताना पड़ेगा भाई ऐसा ऐसा रिवर्स ट्रीटमेंट दिया। ये सब शेजर में नहीं है, ये आप लोग को मेरे को एडिशनल इंफॉर्मेशन देना पड़ा। सो टुमारो व्हाट वी कैन डू इज, हमको सिर्फ कल क्या करना है, रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ करंट एंड डिफर्ड टैक्स आइटम्स। कुछ भी नहीं है, जस्ट अ समरी है जो हमने अभी तक किया है। एंड ऑल्सो डिस्क्लोजर्स, दैट मीन्स वॉट एवर यू डोंट राइट in the face of your statement, you disclose them. Where do you disclose? In the disclosures column. Okay, तो ये हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एंड रिकंसिलिएशन अगर हम, ये क्वेश्चन तो आपको ही करना चाहिए एक्चुअली में। व्हाट डू यू मीन बाय रिकंसिलिएशन? व्हाट डू यू डू इन रिकंसिलिएशन? टेल मी। टैक्स रिकंसिलिएशन क्या होता है बॉस? आपका जो रिपोर्टेड इनकम टैक्स एक्सपेंस जो है वो डिफर करता है फ्रॉम द अमाउंट बेस्ड ऑन स्टैट्यूटरी इनकम टैक्स रेट, करेक्ट? Okay. अब वो डिफर करने के पीछे रीजंस क्या है वो हम रिकंसिलिएशन में समझेंगे। सी इफेक्टिव टैक्स रेट। इफेक्टिव टैक्स रेट क्या है? अभी आपने क्या किया था इफेक्टिव टैक्स रेट में? इनकम टैक्स एक्सपेंस डिवाइडेड बाय your income tax income, before. the EBT, the earnings Yes. before taxes, correct or wrong? Yeah. Correct sir. हाँ, तो अभी ये क्या बोल रहे हैं कि some firms reported income tax expense differs from the amount based in statutory income tax rate। यानी आप जो एक्सपेंस निकाले और जो स्टैट्यूटरी टैक्स रेट के हिसाब से होना चाहिए वो डिफर कर रहा है। तो वो डिफर करने के पीछे लाइक डिफरेंसेस अगर क्रिएट होंगे तो उससे क्या रिजल्ट निकलेगा वो हम कल चेक कर लेंगे। देखो, रिकॉल दैट स्टैट्यूटरी टैक्स रेट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ना, स्लैब्स हमने देखा ना अभी। Yes sir. वो जितने भी लोग हैं कंट्री के अंदर में वो स्टैट्यूटरी टैक्स रेट के हिसाब से वो स्लैब जो दिखाया है उसके हिसाब से टैक्स पे करना है, Correct sir. है ना? हाँ, तो वो हाँ. ये बोल रहे हैं कि द स्टैट्यूटरी टैक्स रेट इज द टैक्स रेट ऑफ जुरिसडिक्शन वेयर द फर्म ऑपरेट्स। द डिफरेंसेस आर जनरली द रिजल्ट ऑफ व्हाट? डिफरेंट टैक्स रेट्स इन डिफरेंट टैक्स जुरिसडिक्शन। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग टैक्स रेट है। तो आपको ये जो डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, आप जो बना रहे हो स्टेटमेंट्स और जो रेट आप फॉलो कर रहे हो और जो रेट चल रहा है इन जनरल, आपका और भी कोई कंट्री में हो सकता है, तो यहां पर आपके जो डिफरेंट टैक्स रेट्स रहेंगे उसके वजह से डिफरेंट फिगर्स आएंगे, करेक्ट? आपका इनकम टैक्स एक्सपेंस यहां और वहां का मैच नहीं करेगा, तो रिकंसिलिएशन करना है। परमानेंट टैक्स डिफरेंसेस, टैक्स क्रेडिट्स, exempted income, non-deductible expenses, tax differences between capital gains and operating income, changes in tax rates and legislation, अलग अलग लॉज है, अलग अलग रूल्स हैं। कभी कंट्री में ही कुछ चेंजेस हो जाते हैं, उन लोग ही कुछ चेंज कर देते हैं लॉस को। कुछ कंट्रीज में कुछ चीजों के ऊपर एग्जेम्पशन है, जैसे डिविडेंड्स। डिविडेंड्स के ऊपर कुछ कंट्री में टैक्स है, कुछ कंट्री में टैक्स नहीं है। समझ में आ रहा है? Yes sir. Dividend on interest हाँ, on. तो इसीलिए आपको रिकंसिलिएशन करके देखना होगा, वो मैं कल आपको करवा दूंगा ये क्वेश्चन, ठीक है? चलो, आप लोग का टास्क ये है कि आप लोग का परसों जो टेस्ट है उसमें आप लोग को वैल्यूएशन अलाउंस तक जितना भी है परफेक्शन लेके आना है। एंड आई एम गोइंग टू टेस्ट यू ऑन दैट, आई एम गोइंग टू टेस्ट यू ऑन 16th। कल चैप्टर क्लोज कर दूंगा मैं। चलो, Okay sir. Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू, Thank you sir. थैंक यू।